संजय कुमार हमारे साथ एक्स डीजी एनडीआरएफ के हैं। संजय कुमार जी, क्या कहा जाए इसे फिर, क्योंकि बादल की फितरत कोई नहीं समझ सकता, बादल कब बरसेगा, कब फटेगा, कब सैलाब आएगा। तो क्या ये ह्यूमन एरर है? नदियों के जलागम स्थल में अगर हम होटल्स और रिसोर्ट्स और घर बना लेते हैं तो क्या ये एरर हमारा है? क्या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं? अब ये कुछ तो नेचर का कहा जाए कि एक ही जगह पर बहुत अधिक कंसंट्रेटेड बरसात होने से और खास करके हिल कंडीशन में जहां पर की ग्रेडियंट बहुत अधिक है, स्लोप बहुत खड़ा है, जिसके कारण तेजी से पानी आता है और साथ में इतना मलबा लाता है कि इसका मोमेंटम नीचे आते आते बहुत बढ़ जाता है और इसलिए डैमेज भी बहुत होता है। इसलिए और भी आवश्यक है कि जहां पर भी रिवर बेड्स हैं, जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, इनका मैनेजमेंट ठीक किया जाए, चाहे वो डैम भी हो वो भी, और जो नेचुरल फ्लोज है इनका भी। इसमें दोनों तरह के हैं रिवर बेड्स को अगर हम उन पर एनक्रोचमेंट ना होने दें, अगर उसमें सिल्टेशन बहुत हो गया है तो उसका भी ड्रेजिंग करने की व्यवस्था करें, जिससे कि पानी अगर आता है तो निकल जाए। दूसरे रिवर बैंक्स पर जो के किनारे जो घर बनते हैं रिवर बैंक्स पर, तो उस वहां पर के उसकी रोक होनी चाहिए। जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है अगर कोई हिस्ट्री में है वहां, तो उसको भी दर्ज किया जाए कि उससे नीचे कोई घर ना बने उस लेवल के नीचे। और जो हमारे हाउसिंग स्कीम्स हैं जहां पर कि हम नक्शे पास करते हैं, जहां पर कि रेगुलेशन होता है, तो उस तरह के रेगुलेशन भी यहाँ पर लगाया जाए। बहुत रेस्ट्रिक्शन कई जगह पर है, फिर भी उसका वायोलेशन होता है और इसका लोग वहां पर सफर भी करते हैं और सबको असुविधा होती है, फिर जान माल की क्षति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है और जो इकोनॉमिक लॉस है, जो चाहे एग्रीकल्चर। ठीक है संजय जी, बने रहिएगा मेरे साथ। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। सुरेंद्र, आपने रिपोर्ट किया होगा केदारनाथ त्रासदी को भी, और उस वक्त जब समीक्षा हुई थी तब ये कहा गया था कि केदारनाथ के आसपास, मंदिर के आसपास होटल्स और रिसोर्ट्स का एक जंगल उगाया था, इतनी अव्यवस्था वहां पर थी और एक सैलाब आया और उसने सब यथास्थिति बरकरार कर दी जैसी कि कई सालों पहले रही होगी। प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति से छेड़छाड़, उसकी सरहद में जाकर के अपने घर बसा लेना, अपने रिसोर्ट्स बसा लेना। अब सवाल यहां पर प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर प्रशासन ऐसे इलाकों में कंस्ट्रक्शन की इजाजत क्यों देती है जहां नदी है, नाले हैं, जहां पानी का सैलाब आ सकता है, जहां लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जो लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया हैं। तो ये सवाल, ये उंगली तो प्रशासन पर भी उठनी चाहिए और उठ सकती है, और इसके एहतियात अगर नहीं बरते जाएंगे तो बहुत आगे कुछ देखने को मिल सकता है और भी बड़ी त्रासदी। क्योंकि बादल कोई आज से तो फटना शुरू हुए नहीं है, सालों से हम सुनते आ रहे हैं बादल फटा, लेकिन वो इतनी बड़ी त्रासदी में बदले हों ये हम अब कुछ सालों में ही सुन रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से केदारनाथ में जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल यही तस्वीर यहाँ की भी है। खीर गंगा जो नदी पूरी गांव के बीच में से होकर गुजरती है। धराली में लगातार कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ी, स्थानीय लोगों ने अपने होटल रिजॉर्ट बनाने शुरू कर दिए। जोशीमठ में हमने देखा, केदारनाथ में हमने देखा, यमुनोत्री में हमने देखा और अब हम गंगोत्री में भी देख रहे हैं। जहां आपदा बहुत कम होती थी, जहां नुकसान कम होता था, उन तमाम क्षेत्रों में अब जब बारिश ज़्यादा होती है, बादल फटता है, तो उसके बाद इस तरह की तबाही के मंजर हम देख रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इस तस्वीर में भी पूरा यही है कि नदी के किनारे सब लोगों ने, जो आपने जिक्र किया रिवर साइड, रिवर व्यू, बिल्कुल सही बात है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर नदी के एरिया में, नदी के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अभी तो हमको आर्थिक तौर पे नुकसान फिलहाल दिख रहा है, लेकिन अब ये कैजुअलिटीज कितनी है, जनहानि कितनी हुई है, ये आंकड़ा जो है कुछ घंटों के बाद सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ऊपर जब बारिश होती है, पानी आता है, ग्रेविटी के हिसाब से और स्पीड बढ़ती जाती है, और वही पानी जब निचले इलाकों में मलबे के साथ जाता है तो उतनी ही ज्यादा मार करता है। और यही तस्वीरें धराली में देखने को हमें मिली हैं। अनुराग, बिल्कुल। सुरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सेना की कई टीम्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब सेना भी सामने आई है, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया है। जाहिर सी बात है, अब इसमें सेना की मदद आपको लेनी पड़ेगी, सेना को इसमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि 54 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा गांव जो है वो चपेट में आया है इस सैलाब की। और ये आप देख सकते हैं, रेस्क्यू की ताज़ा तस्वीरें हैं।
अब ये रेस्क्यू जितनी तेजी के साथ, जैसा कि संजय कुमार हमें एक्स-डीजी एनडीआरएफ के बता रहे थे कि फौरी तौर पर जितनी ज्यादा मदद पहुंचाई जा सकती है वही मदद लोगों के काम आती है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये सैलाब, इसमें फंसकर बहुत ज्यादा देर तक लोगों का सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। आपने त्रासदी के 1, 2 या 3 घंटे के अंदर तक कहीं मदद पहुंचा दी तो वो मदद काम की है, वरना सारी मदद बेकार है। इस त्रासदी में जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं वो 3 घंटे के बाद इस हालत में शायद ना बचें कि आप उनको राहत दे पाएं या उनकी जान बचा पाएं। तो सेना इस लिहाज से भी तुरंत कार्रवाई कर रही है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मलबे में दबे हुए लोगों को बचा सके। रामकृपाल जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है सर कि हम पर्यटन की संभावनाएं जहां देखते हैं वहां सिर्फ पर्यटन की संभावनाएं देखते हैं, नदियां नहीं देखते, पहाड़ नहीं देखते। देखिए, एक तो क्या है कि ये इंसानी लालच भी एक होती है, कुछ धार्मिक। आप अक्सर देखें इन जगहों पर जहां भी आप जाएंगे लिखा रहता है, मैं केवल हरिद्वार की बात करता हूं, ऐसे होटलों का रेट बहुत ज़्यादा है जिनके आप बालकनी में बैठ के गंगा में पैर डाल लीजिए। अब आप बताइए कि वो कैचमेंट एरिया है कि नहीं है। तो ईमानदारी से क्या है कि ये जो होता है लेकिन आज का दिन इतना भयावह है कि मैं केवल वो आपका पहला सीन देख रहा था कि कैसे पानी ऊपर से आ रहा है और ठीक उसके सामने बना हुआ है। जी जी। ऐसा नहीं है कि कैचमेंट एरिया, नदी अपने रास्ते पर है, बिल्कुल वही है। और जैसा मैं कहता हूँ, गांव में हम लोग बच्चे भी के रूप में जानते हैं कि सूखा नाला जो होता है, बरसाती नाला और बरसाती नदी, ये ज़्यादा डेंजरस होती है, हम लोगों को बताया जाता है, बनस्पत उन नदियों के जिनमें 12 माह पानी रहता है। तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं गया हूँ यहाँ पर, न जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्राकृतिक आपदा तो खैर कहीं भी आ सकती है, लेकिन इसको देख करके मुझको लग रहा है कि यही मैन मेड क्राइसिस कम से कम 50%, मैं कहता हूँ अगर 100% है तो 50% हमारी लालच और ये पैसा कमाने की और जिस भी तरह का हो, और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा खिला करके ये जितने रूल मतलब ठेंगे पर रखे जाते हैं। हाँ। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार ऑफिशियली ये कहती होगी कैचमेंट एरिया में आप घर बनाइए। आप देखिए, समुद्र के किनारे भी लिखा रहता है इतनी मीटर दूरी के बाद भी बनाएं, लेकिन वहाँ भी इसका वो हो रहा है, तमाम बन रहे हैं। तो हम ये कहते, यही मैं कह रहा हूँ। और ये खबरें हर बरसात आने पर, अनुराग जी आज आप देख रहे हैं 2026 में फिर सुनिएगा, इसी तरह के टॉपिक पर हम आप बात करेंगे और इसी तरह के लोग मरते रहेंगे, इसी तरह बर्बादी होती रहेगी, क्योंकि ये तो साल दर साल का रूटीन मामला है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को जो भी है और हमको भी ये सोचना चाहिए कि नदी के किनारे बसना, ये हो सकता है आपकी धार्मिक आस्था हो कि वहीं किनारे झुकी, लेकिन अब वो दौर चला गया है। प्रकृति से डर के रहिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, प्रकृति को अगर आप चुनौती देंगे और उल्लंघन करेंगे तो ये हादसे होते हैं। ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ के नवीन भटनागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवीन भटनागर जी, ये जो अब तक का डिस्कशन रहा है उससे ये नतीजा निकल करके सामने आ रहा है कि सैलाब लोगों के रास्ते में नहीं आया, लोग सैलाब के रास्ते में आ गए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और हाई राइज बिल्डिंग जो बनाई जा रही है पहाड़ों पे, मैं तो इसके हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, हमारे पहाड़ जो कच्चे हैं, हार्ड रॉक्स नहीं है, जिसके चलते पानी का स्टैग्नेशन जहां भी होता है वहां पर रिसाव शुरू हो जाता है। और वहां से जब ये इस टाइप की बादल फटने की घटनाएं होती है, तो जो आज आप देख रहे हैं सेम घटनाएं, इससे भी बड़ी त्रासदी होती है। और जो पानी ऊपर प्रेशर से आता है तो वो अपने साथ मलबा, पत्थर और सब चीजें लेके आता है, जिससे नीचे तक जो पूरा तोड़ फोड़ होती हुई चली जाती है और काफी भारी नुकसान नीचे तक होता है। तो इसलिए इस पे रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे हमारे लोग, एनडीआरएफ के लोग ट्रेंड है और हमारे पास लाइफ लोकेटर्स हैं, स्नीफर डॉग्स हैं और इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसकी मदद से हम मलबे में दबे लोगों को ट्रेस आउट भी कर लेते हैं, निकाल भी लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है फ्लैश फ्लड में लोग दब जाते हैं लेकिन एयर पॉकेट मिल जाती है, तो उसमें लोग जो है बचने का चांस
ज्यादा होता है, तो वो हम लोग ट्रेस आउट कर लेते हैं। लेकिन नवीन भटनागर जी, यहाँ पे जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सैलाब अपने साथ कई बोल्डर्स लेकर आया है, कई नुकीले पत्थर हैं। ऐसे में ये पेड़ पौधे तोड़ करके लाता है, मकानों का मलबा होता है, पहाड़ों के कंक्रीट होते हैं, पत्थर होते हैं, बोल्डर होते हैं। ऐसे मलबे में दबे आदमी के जिंदा होने की कितनी उम्मीद है? तो ये देखिए, ऐसा है, हमारे पास जो आ गए, जो मलबे के चपेट पे आ गए या नुकीले पत्थरों की या बोल्डर की चपेट पे आ गए, वो तो नहीं बचते। लेकिन अगर उनका सिर बच गया, उनको जो एयर पॉकेट मिल गई, तो वो उनका बचाने का चांसेस ज्यादा है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनको ऐसे मिरेकल हुए हैं, केदारनाथ पे भी हमने नोटिस किए, यहाँ भी और भी कई ऐसे रेस्क्यू हुए जहाँ पर लोगों को बचाया जा सका। तो इसलिए उम्मीद है कि हम लोग इसमें सक्सीडेड होंगे और जितने ज्यादा लोगों को बचा सकें वो है मिरेकल है। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, मेहनत का काम है। जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको जो है हम यूज करके लोगों को बचाते हैं। जी। जी न्यूज़।